Hello, dear students. Good morning. Welcome you all in this session. Myself, Kehar Singh Bains, lecturer Political Science, Government Senior Secondary School, Chatada, District Una. प्यारे बच्चों, आजकल हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 21 इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत का परिचय। आज हमारा विषय रहेगा क्या गैर राजनीतिक नज़र आने वाले क्षेत्रों में हमें राजनीति मिलती है। डू वी फाइंड पॉलिटिक्स इन सीमिंगली नॉन पॉलिटिकल डोमेन्स। ऐसे क्षेत्र जो हमें गैर राजनीतिक दिखाई देते हैं, जिन क्षेत्रों का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, क्या ऐसे क्षेत्रों में भी हमें राजनीति का कोई प्रभाव देखने को मिलता है? आज हम इस विषय के ऊपर बात करेंगे। तो राजनीति के विषय में एक प्रसिद्ध कहावत है कि आप राजनीति में भाग लें अथवा ना लें, परंतु राजनीति आप में रुचि अवश्य रखती है। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ? इसका अभिप्राय यह है कि राजनीति प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करती है। चाहे वो व्यक्ति राजनीति में कोई इंटरेस्ट रखता है या नहीं रखता है, लेकिन व्यक्ति का जीवन कहीं ना कहीं राजनीति से प्रभावित अवश्य होता है। कहने का मतलब कि मानव जीवन का प्रत्येक पक्ष राजनीति से प्रभावित होता है। हमारा कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र है, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र है, चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र है, सभी क्षेत्रों के ऊपर हमें कहीं ना कहीं राजनीति का प्रभाव अवश्य दिखाई देता है। मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के ऊपर राजनीति का प्रभाव देखने को मिलता है। आधुनिक समय में अनेकों ऐसे गैर राजनीतिक क्षेत्र है जहां हमें राजनीति दिखाई देती है। आज हम उन्हीं क्षेत्रों की बात करेंगे। ऐसे कौन कौन से वो क्षेत्र हैं जो देखने में तो हमें गैर राजनीतिक लगते हैं और ऐसा लगता है कि इन क्षेत्रों में राजनीति का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए, या ऐसे ये वो क्षेत्र हैं जिनसे राजनीति का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें उन सभी क्षेत्रों में राजनीतिक प्रभाव नज़र आता है। हमें उन सभी क्षेत्रों में राजनीति देखने को मिलती है। तो ऐसे कौन कौन से वो क्षेत्र हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले है धर्म, रिलीजन, फिर है जाति, कास्ट, फिर है खेल कूद, स्पोर्ट्स, फिर है दबाव समूह व हित समूह, प्रेशर ग्रुप्स एंड इंटरेस्ट ग्रुप्स, देन सामाजिक व सांस्कृतिक आयोजन, सोशल एंड कल्चरल इवेंट्स। तो ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो हमें देखने में गैर राजनीतिक लगते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इन क्षेत्रों में हमें राजनीति देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे धर्म। क्या धर्म और राजनीति में कोई संबंध है? क्या धर्म या धार्मिक गतिविधियों में हमें राजनीति देखने को मिलती है?
तो गैर राजनीतिक पक्षों में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं धर्म की। तो अगर हम धर्म की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर हमें ये देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं धर्म के पीछे राजनीति सक्रिय तौर पर देखने को मिलती है। इवन गांधी जी तो यहाँ तक कहा करते थे कि वी कैनॉट सेपरेट रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। हम धर्म और राजनीति को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं। वो कहते थे कि धर्म रहित राजनीति एक दुर्गंध युक्त शव के समान है। गांधी जी का मानना था कि अगर धर्म और राजनीति को एक दूसरे से अलग कर दिया जाएगा, तो अगर धर्म का राजनीति में कोई रोल नहीं होगा, या राजनीति में धर्म की कोई भूमिका नहीं होगी, या राजनीति से धर्म को हम दूर कर देंगे, तो राजनीति एक शव के समान होगी। कहने का मतलब उन्होंने क्या बताया? उन्होंने धर्म को राजनीति की आत्मा बताया कि अगर हम राजनीति में से धर्म को अलग कर देंगे तो इसका मतलब हम आत्मा को अलग कर रहे हैं। तो फिर आत्मा जब अलग हो गई तो फिर राजनीति क्या है? एक शव के समान रह जाएगी। तो यहाँ तक उन्होंने इम्पोर्टेंस दी है कि राजनीति और धर्म दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। उनका ये मानना था कि जो राजनेता धार्मिक सिद्धांतों का पालन करेंगे, जो धार्मिक नियमों के अनुसार जिनका आचरण होगा, वही राजनेता राजनीति को स्वच्छ और साफ सुथरा बना सकते हैं। कहने का मतलब कि अगर राजनीति धर्म युक्त होगी तो वो राजनीति स्वच्छ और साफ सुथरी होगी। धर्म रहित राजनीति कहीं ना कहीं स्वच्छ या साफ सुथरी राजनीति नहीं हो सकती। अगर हम प्राचीन भारत की बात करें या यूनान में भी हमें ऐसा देखने को मिलता है कि नीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र दोनों को एक दूसरे से पृथक नहीं माना गया है। हम अपने शास्त्रों का अगर अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर भी हमें ये देखने को मिलता है कि प्राचीन समय में जो शासक हुआ करते थे उन्हें धर्म का रक्षक माना जाता था। इवन जब शासक की नियुक्ति होती थी तो उस नियुक्ति में भी धर्म गुरुओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। जब राजवंश में जब किसी राजा को गद्दी सौंपी जाती थी तभी वहाँ पर धर्म गुरुओं का विचार विमर्श किया जाता था, उनकी राय ली जाती थी। उनसे विचार विमर्श करने के पश्चात ही उस गद्दी के ऊपर शासक को नियुक्ति दी जाती थी। कहने का मतलब था कि शासक की नियुक्ति में धर्म गुरुओं का महत्वपूर्ण रोल रहता था, मुख्य भूमिका रहती थी। आधुनिक समय में भी हम धर्म और राजनीति को एक दूसरे से जुड़ा हुआ मानते हैं। हम देखते हैं कि कैसे धर्म और राजनीति एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल, अगर हम भारत की भी बात करेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हमें ऐसे देखने को मिलते हैं जो विषय धार्मिक विषय रहे हैं लेकिन उनमें राजनीति कितनी हावी रही है, कितना राजनीति का प्रभाव उन विषयों में रहा है। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद हमारे सामने है। इसी तरह से श्री कृष्ण जन्मभूमि वर्सेस शाही मस्जिद विवाद हमारे सामने है। धर्मांतरण का मुद्दा हमारे सामने है। तो ये जो विषय रहे हैं इसमें कितनी ज़्यादा राजनीति की भूमिका रही है हम सबके सामने है। हालांकि धार्मिक विषय रहे हैं। तो इसी तरह से चाहे धार्मिक आयोजन हो या जितने भी धार्मिक क्रियाकलाप हमारे रहते हैं, धार्मिक शोभा यात्राएं हमें जगह जगह देखने को मिलती हैं, तो इन सब धार्मिक आयोजनों में हमें पॉलिटिशियंस की उपस्थिति नज़र आती है, राजनीतिज्ञों की उपस्थिति वहाँ पे देखने को मिलती है। और वो ऐसे सभी धार्मिक आयोजनों का प्रयोग अपने राजनीतिक हितों के लिए करते आए हैं।
तो आधुनिक समय में भी हमें धर्म और राजनीति का एक दूसरे के ऊपर प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है कास्ट, जाति। जाति दूसरा ऐसा गैर राजनीतिक तत्व है जहाँ पे हमें राजनीति का प्रभाव देखने को मिलता है। कहने का मतलब कि जाति और राजनीति का भी परस्पर गहरा संबंध है। एशिया में हमें राजनीति के अंदर जाति की भूमिका बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। पश्चिमी देशों में भी ये नस्ल के रूप में हमें वहाँ पे राजनीति के साथ इसका संबंध देखने को मिलता है। हम भारत की अगर हम बात करेंगे, एशिया की बात करेंगे, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि विभिन्न जातियों के लोगों के द्वारा अपनी जाति के अलग अलग संगठन लोगों के द्वारा बनाए गए हैं। जाति के आधार पर बहुत सारे संगठन आपको समाज में देखने को मिलेंगे, जैसे क्षत्रिय महासभा है, जैसे ब्राह्मण सभा है, जाट सभा है, SC/ST फेडरेशन है। तो इस तरह के जातीय आधारित बहुत सारे संगठन हमें देखने को मिलते हैं। अब ये जो जातीय संगठन है, ये किसी न किसी तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ जो है वो इनका जुड़ाव होता है, इनकी एफिलिएशन रहती है, और राजनीतिक दलों का संरक्षण प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, और राजनीतिक दलों के संरक्षण से, उनकी सहायता से अपने जातीय हितों की रक्षा करने का प्रयास करते हैं। जाति का रोल इतना ज़्यादा हमें राजनीति के अंदर देखने को मिलता है। अब आप देखेंगे कि जब भी कभी चुनाव होते हैं तो चुनावों के समय जब राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चयन करते हैं, टिकटों का बंटवारा करते हैं, तो उसमें जाति का फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी चुनाव क्षेत्र के अंदर जिस जाति के लोगों की संख्या ज़्यादा होगी, जिस जाति का बहुमत होगा, सभी राजनीतिक दलों की ये कोशिश रहती है कि वो उसी जाति के उम्मीदवार को वहाँ से खड़ा करते हैं। कहने का मतलब कि टिकटों का बंटवारा करते समय जातीय समीकरणों का ध्यान रखा जाता है। न केवल टिकटों का बंटवारा करते समय, बल्कि चुनाव जीतने के लिए जातियों का समर्थन कैसे हासिल करना है, ये राजनीतिक दलों के द्वारा इस प्रकार की भरपूर प्लानिंग की जाती है, पूरी योजना बनाई जाती है कि किस प्रकार से किस किस जाति का समर्थन हमने लेना है और कैसे लेना है। इसके लिए बहुत उनकी हर राजनीतिक दलों के द्वारा ऐसी योजनाएं बनाई जाती हैं। इवन देन चुनावों के बाद जब सरकारों का गठन किया जाता है, सरकार का गठन करते समय जब मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है, मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है, तो उसमें जाति के तत्व की, जाति के फैक्टर की बहुत भूमिका रहती है। मंत्रिमंडल का गठन करते समय ये ध्यान रखा जाता है कि क्या सभी जातियों को प्रतिनिधित्व दिया गया है या नहीं। तो इस तरह से सरकार के निर्माण में जाति की भूमिका हमें देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब कि हमें राजनीति में जाति की भूमिका दिखाई देती है। वैसे तो जाति एक सामाजिक पक्ष है, राजनीति का इसमें कोई रोल होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जाति और राजनीति में बहुत गहरा संबंध है, दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। और हमें देखने को मिलता है आजकल आधुनिक समय में भी, आज के समय में भी, कि किस प्रकार से जाति राजनीति को प्रभावित करती है और राजनीति भी कैसे जाति को बढ़ावा देती है। इसके अलावा ये जातीय संगठनों की हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार से अलग अलग जातीय संगठन जो है वो बनाए जाते हैं। फिर वो जातीय संगठन अपने अपने हितों की सुरक्षा करने के लिए सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं। वो आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से जातीय संगठन जो है वो सरकारों के ऊपर दबाव डालकर अपने हितों की रक्षा करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स, खेलकूद। खेलकूद भी एक ऐसा गैर राजनीतिक कारक है जिसमें हमें
काफ़ी हद तक राजनीति देखने को मिलती है। आपने देखा होगा कि हमें अलग अलग खेलों से जुड़े हुए बहुत सारे संगठन देखने को मिलते हैं, स्थानीय स्तर के ऊपर भी, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी। ये संगठन जो है वो हमें स्पोर्ट्स से जुड़े हुए संगठन, जैसे ये जितने भी आप देखेंगे कि बहुत सारे संगठन हमें हर स्पोर्ट्स का आपको एक संगठन देखने को मिलेगा। जैसे ये भारतीय तीरंदाजी संघ है, भारतीय ओलंपिक संघ है, ऑल इंडिया योग स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, हॉकी है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है। सभी खेलों के आपको संगठन संघ देखने को मिलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अगर हम बात करें तो जैसे फीफा है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी इसी तरह से ये खेल संगठन देखने को मिलते हैं। तो ये जितने भी खेल संगठन होते हैं, इनके ऊपर अगर आप नज़र डालेंगे तो इन खेल संगठनों के जो मुखिया होते हैं, वो मुखिया कौन होते हैं? वो कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन ही होते हैं। राजनीतिक दलों के सदस्य ही इन खेल संगठनों के मुखिया के रूप में हमें दिखाई देते हैं। तो खेल संगठनों से जुड़े हुए हजारों लाखों लोग जो होते हैं, उनकी नज़र रहती है उस संगठन के मुखिया के ऊपर कि वो उस खेल को आगे बढ़ाने के लिए क्या प्रयास कर रहा है। इसी तरह से जो संगठन का जो मुखिया होगा, और ज़्यादातर वो पॉलिटिशियन ही होते हैं, वो भी इस संगठन के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से उन सैकड़ों हजारों लोगों तक अपनी पहुंच बनाते हैं, उनके साथ संपर्क बनाते हैं और वहां से अपने राजनीतिक हितों को पूरा करने का प्रयास करते हैं, अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि कहीं ना कहीं हमें स्पोर्ट्स के अंदर जो है वो राजनीति देखने को मिलती है। आज जितने भी बड़े बड़े स्पोर्ट्स के जो आयोजन होते हैं और जो इनके चाहे खेल करवाए जाते हैं, चाहे वो हमारे राष्ट्रीय स्तर के खेल हों या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल हों, उनकी मेज़बानी करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो खेल हैं उनकी मेज़बानी करना राजनीति के द्वारा ही डिसाइड होता है। जब मेज़बानी मिलती है, मान लो हमें कोई टूर्नामेंट मिलता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई टूर्नामेंट अगर भारत को मिलता है, तो फिर उसका आयोजन कहाँ कहाँ होगा, उसके लिए वेन्यू सेलेक्ट करना, तो ये भी किसके द्वारा किया जाता है? यहाँ भी राजनीति का रोल बहुत ज़्यादा रहता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं खेलों के अंदर राजनीति का हमें बहुत अधिक रोल जो है वो दिखाई देता है। हालांकि स्पोर्ट्स जो है वो एक अलग फील्ड है, एक अलग क्षेत्र है, गैर राजनीतिक है, नॉन पॉलिटिकल कहा जाता है, लेकिन फिर भी हमें जो है वो खेलों के अंदर, गेम्स के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर राजनीति अवश्य देखने को मिलती है। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा दबाव समूह व हित समूह। हमने पहले भी इसके बारे में बात की है। दबाव समूह या हित समूह होते क्या हैं? मैंने आपको बताया कि अलग अलग वर्ग के लोगों के द्वारा अपने हितों की सुरक्षा करने के लिए विभिन्न प्रकार के दबाव समूह बनाए जाते हैं। जब कुछ लोगों के या एक वर्ग विशेष के लोगों के एक जैसे हित होते हैं, एक जैसी मांगें होती हैं, तो वो लोग इकट्ठे मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, एक संगठन बना लेते हैं। फिर वो संगठन सरकार के ऊपर दबाव डालकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है। तो ऐसे समूहों को हम दबाव समूह व हित समूह कहते हैं। तो ये स्टूडेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेंगी, कोई भी क्षेत्र होगा, ये धार्मिक क्षेत्र में अलग संगठन होंगे, हमें देखने को मिलेंगे। जातीय संगठनों की मैंने बात की। जो पेशेवर संगठन होते हैं, जैसे अलग अलग व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के अलग अलग संगठन, व्यापारियों के अलग संगठन है, श्रमिकों के अलग संगठन है, किसानों के अलग संगठन है, वकीलों के अलग संगठन है, इंजीनियर्स के अलग संगठन है, डॉक्टर्स के अलग एसोसिएशन है। हर वर्ग के, हर व्यवसाय से, हर कार्य करने वाले जो लोग होते हैं, उनके द्वारा अपने अपने वर्ग के हितों की सुरक्षा करने के लिए अलग अलग प्रकार के समूह बनाए जाते हैं। स्टूडेंट्स के द्वारा एसोसिएशन बनाई जाती हैं। तो ये जितने भी दबाव समूह बनाए जाते हैं, ये कहीं ना कहीं इनका संबंध जो है वो पॉलिटिशियंस के साथ रहेगा, पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ रहता है। हर दबाव समूह किसी न किसी राजनीतिक दल का संरक्षण प्राप्त करने की कोशिश करता है, ताकि उनके साथ संपर्क बनाकर अपने अपने हितों
की प्राप्ति की जा सके। राजनीतिक दल भी कहीं ना कहीं राजनीतिक मकसद से राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए इन दबाव समूहों के साथ संबंध बनाते हैं, संबंध कायम रखते हैं इनके साथ कहीं ना कहीं हमें रिलेशनशिप इनकी आपस में देखने को मिलती है। तो ये प्रेशर ग्रुप्स या इंटरेस्ट ग्रुप्स जो है वो वैसे तो एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, गैर राजनीतिक संगठन है, लेकिन इन संगठनों के अंदर भी हमें राजनीति दिखाई देती है। ये संगठन भी कहीं ना कहीं जो है वो राजनीतिक गतिविधियों को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित जरूर करते हैं। ठीक है, इसके अलावा सोशल एंड कल्चरल इवेंट्स, सामाजिक व सांस्कृतिक आयोजन। हमारे समाज में जितने भी सामाजिक या सांस्कृतिक आयोजन जो किए जाते हैं वहाँ पर भी हमें अक्सर राजनीतिक गतिविधियाँ देखने को मिलती हैं। समाज में हमने देखा होगा कहीं भी किसी प्रकार की जो हमारी सोशल गैदरिंग होती है, समाज के अंदर कोई बड़ा सामाजिक कार्यक्रम होता है या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, कोई कई तरह के हमने देखा कि कई तरह के मेलों का आयोजन किया जाता है, दंगल का आयोजन जो है वो किया जाता है, या और बहुत सारे हमारे कल्चरल इवेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे सामाजिक गैदरिंग हमें देखने को मिलती है, जहाँ पे लोग एकजुट होते हैं, इकट्ठे होते हैं, मिलकर उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो ऐसे आयोजनों में, ऐसे सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजनों में हमें अक्सर पॉलिटिशियंस की उपस्थिति देखने को मिलती है। भारत में ही अगर हम देखेंगे, भारत की बात करेंगे तो बहुत सारे बड़े बड़े आयोजन हमें विशेष उत्सवों में हमें देखने को मिलेगा। गणेशोत्सव होता है, जैसे शिवरात्रि का महोत्सव होता है, जैसे ऐसे बहुत सारे सैकड़ों इस तरह के कल्चरल इवेंट्स हमें थ्रू आउट इंडिया देखने को मिलेंगे। तो जहाँ जहाँ पर भी ये सामाजिक गैदरिंग होगी, सोशल गैदरिंग होगी, जहाँ जहाँ भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है, बड़े पैमाने के ऊपर जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर हमें राजनेताओं की उपस्थिति जो है वो देखने को मिलती है। तो राजनेता, पॉलिटिशियंस इस मंच का प्रयोग करके अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। तो हालांकि ये सामाजिक कार्यक्रम जो होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होते हैं, गैर राजनीतिक है, राजनीति से इनका कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इन सब आयोजनों में हमें राजनीतिज्ञों की और राजनीतिक दलों की भूमिका देखने को मिलती है। पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसे मंचों का प्रयोग करके अपने अपने राजनीतिक दल के हितों को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं और उसका फ़ायदा लेने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजनों में भी हमें राजनीतिक हस्तक्षेप देखने को मिलता है। तो ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो देखने को तो पूरी तरह से गैर राजनीतिक लगते हैं। ऐसा हमें लगता है कि धर्म में, जाति में इसका राजनीति का कोई रोल होना नहीं चाहिए और होता नहीं है। ये पूरी तरह से सामाजिक पक्ष है, सांस्कृतिक आयोजन है, ये पूरी तरह से सामाजिक पहलू है, राजनीति का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अगर हम गहराई से इनका अध्ययन करते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि ये राजनीति से अछूते नहीं है। देखने को बेशक ये सभी क्षेत्र, सभी कारक हमें गैर राजनीतिक लगें, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति का प्रभाव जो है वो इनके ऊपर देखने को मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नॉन पॉलिटिकल जो एरियाज़ हैं, जो गैर राजनीतिक क्षेत्र हैं, वहाँ पे हमें राजनीति देखने को मिलती है। प्राचीन